Good morning, class. So we are here for our next lecture of IMC Unit 1 Principles of Management. So up till now, what we have seen? We have seen what do you mean by management, what are the different definitions of management, then we have seen what are the different levels of management, we have seen the different functions of management, then we have seen what do you mean by organizations and the different types of organizations. We recently discussed the different types of organizations. Now we'll see what is the difference between the management and organization. वैसे हमने मैनेजमेंट के तीन टाइप्स देखे थे, अपर लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल. उसी तरह हमने क्या किया था, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस देखे थे, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोल. और उसी तरह हमने ऑर्गेनाइजेशंस देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, functional organization and matrix organization. So this is all what we have seen up till now. अब हमको पता है मैनेजमेंट मतलब एग्जीक्यूशन होता है और ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एट वन प्लेस. तो हम देखते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. Management is an executive function which is primarily concerned with getting things done with others. मैनेजमेंट मतलब क्या है? मैनेजमेंट मतलब एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जिसमें आप जो है आपकी जो कुछ भी आपके फंक्शंस आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपके वर्क वही बनवाएं. और ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज फंक्शन पुटिंग टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज इनटू वर्किंग ऑर्डर. मतलब एंटरप्राइज के जितने भी पार्ट्स हैं, मतलब सारे रिसोर्सेज को एक प्रॉपर ऑर्डरली वे में अरेंज करना, that is organization. Because organization is collection of different resources, that is organization. मैनेजमेंट मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शंस ताकि लोगों से काम करवा सके और टारगेट अचीव कर सके. ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज इन एन ऑर्डरली मैनर. दूसरा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्ट एंड कंट्रोल आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. और ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मतलब ये जो हमने देखे मैनेजमेंट के काफ़ी सारे फंक्शंस रहते, उसमें का एक फंक्शन ये भी होता ऑर्गेनाइजेशन. अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सब कुछ अरेंज करना, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हो फंक्शन को, ऑर्गेनाइजिंग. और ये जब सब कुछ अरेंज होकर जो बनता फ्रेमवर्क, उसको भी हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ फ्रेमवर्क, ये दो अलग अलग कंसेप्ट आएंगे. अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एज अ फंक्शन, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि वो एक फंक्शन है जिसमें आप क्या करोगे, आप प्रॉपर रिसोर्सेस अचीव करोगे, आप प्रॉपर रिसोर्सेस रिक्रूट करोगे, गैदर करोगे, कलेक्ट करोगे. और अगर आपको तो ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन एज अ फ्रेमवर्क, तो ये जो फिर आप बोलेंगे इसमें आप बताओगे कि ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें सारे रिसोर्सेज एक जगह पे हमने ऑर्डरली मैनर में रखे हुए या प्लेस किए हुए या अरेंज किए हुए, वो होता ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो है फंक्शंस है मैनेजमेंट के. और ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. हाउएवर ऑर्गेनाइजेशन इज अ फ्रेमवर्क. मैनेजमेंट के फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को हम जनरली एक फ्रेमवर्क बोल सकते हैं. अब उसके बाद में यह है कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल. ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई लेवल नहीं है. और मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है. और ऑर्गेनाइजेशन वो मशीन या वो मैकेनिज्म है जिससे हम मैनेजमेंट के थ्रू जो ऑब्जेक्टिव्स है एडमिनिस्ट्रेशन के वो अचीव करते हैं. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन या कई जगहों पे अपर लेवल मैनेजमेंट, इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए, डिसाइड किए टारगेट्स, उनको अचीव करने के लिए हमने कुछ फंक्शंस मैनेजमेंट बनाए और फिर एक फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हमने रिसोर्स गैदर किए उसके थ्रू अचीव किए. तो ये क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस दिमाग में फिट कर लो, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन. वैसे बेसिकली इसमें एक ही पार्ट है कि मैनेजमेंट मतलब एग्जीक्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कलेक्ट करना. तो वही एक पार्ट को हमने क्या किया, अलग अलग वर्ड्स में थोड़ा सा यहाँ पर प्रेजेंट किया ताकि हमको डिफरेंसेस 5 to 6 पॉइंट्स हम लोग ऐड कर सकें. Now next thing what we are going to learn some things, some functions like delegation. Delegation मतलब क्या होता, जैसे सपोज आपके पीछे बहुत सारे काम हैं. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज किसी के घर में एक शादी है, तो शादी में कितने सारे काम होते हैं. तो अब सभी काम अगर आपको ही करना पड़ेगा तो आप तो परेशान हो जाओगे, पागल हो जाएंगे, आपको इतना मैनेज करना बहुत मुश्किल जाता है. तो व्हाट वी डू, वी असाइन ड्यूटीज. जैसे हम किसी को देते कि ओके
जो कैटरिंग का पार्ट है फॉर ऑल द डेज इंक्लूडिंग द रिसेप्शन एंड एवरीथिंग दैट विल बी सीन बाय अ पर्टिकुलर पर्सन। फिर और उसके अलावा जो फिर इंटरनल घर की जो परचेसिंग का पार्ट है वो कोई और करेगा। देन यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ जैसे हमको मंगल कार्यालय अरेंज पड़ता है, लॉन्स अरेंज करने हैं, देन बैंड म्यूजिक, देन सो मैनी थिंग्स, तो ये कोई और पर्सन करेगा। तो ये जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज डेलीगेशन। अब इसमें डेलीगेशन में हमको क्या करना पड़ता है कि आपको सिर्फ टास्क देके नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि ओके यू डू वन थिंग, कि आप क्या करो कि आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करो जाके कोई पर्टिकुलर इवेंट में। अगर मैं आपको पार्टिसिपेट करने का बोल रहा तो आपको स्कूल से जो कॉलेज से छुट्टी मिलना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ फंड्स मिलना चाहिए। तो और उसके बाद में वहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करते वक्त कुछ दिक्कत आई तो वो कैसे सॉल्व करना, तो ऐसी कई सारी अथॉरिटी मुझे आपको देना पड़ेगा। सो डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग वर्क्स बट गिविंग द अथॉरिटीज़। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट इज़ असाइनिंग वर्क टू अदर्स। इट ऑकर्स व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वन इंडिविजुअल बिकम सो ग्रेट दैट ही हैज़ टू गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स। There is limit of number of subordinate a manager can effectively supervise and control and for whom he makes decision. Once this limit is crossed, delegation of managerial authority is inevitable. एक लिमिट तक ही हम लोग संभाल सकते हैं। जैसे मैं मैक्सिमम 6-7 लोगों की टीम हैंडल कर सकूंगा, 10 अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल सकूंगा, लेकिन उसके बाद में आई हैव टू डेलीगेट इट बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लुक इन टू ईच एंड एवरी मैटर एंड फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन। तो इसलिए डेलीगेशन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डेलीगेशन विदाउट अथॉरिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते हो, और डेलीगेशन करने से ही जो हमारी इंडस्ट्री जितनी बढ़ती चली जाती है सारी चीज़। जैसे देखो, और बैंक मैनेजर बोला कि हर चीज़ मैं ही देखूंगा, कि उसका पासबुक भी मैं चेक करूंगा, उसके अमाउंट में पैसे नहीं है फिर मैं आपको बोलूँगा उसको पैसे इशू करो। नो, यू हैव टू गिव दैट अथॉरिटी टू द कैशियर कि नहीं सर आप उसका पासबुक देखो, उसका अकाउंट चेक करो, उसमें पैसे हैं, और अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो उसको विड्रॉ करने दो। लेकिन अगर वो 1 लाख 10 लाख मांगता है तो फिर आप मुझे आके बताओ, या फिर उसके लिए एक प्रोसीजर है कुछ और फॉलो करो। लेकिन अगर उनको अथॉरिटी नहीं दी तो फिर वो मैनेजर तो ही विल गेट मैड। सो व्हाई दिस डेलीगेशन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज you have to transfer authority to someone because you are transferring some responsibility। किसी को हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उसके साथ उसको अथॉरिटी देना ज़रूरी है, तो इसलिए आपको डेलीगेशन करना ही पड़ेगा। दैट इज़ द डिमांड ऑफ टाइम्स। यहाँ पे भी वही लिखा है हमने कि ह्यूमन इज़ लिमिटेड टाइम एनर्जी, तो इतने ज़्यादा वो पर्सन को हैंडल नहीं कर सकता, और जॉब बहुत ज़्यादा होता है एक पर्सन से तो आपको डेलीगेट करना ही पड़ता। तो इसीलिए क्या होता है, जनरली एक ब्रांच मैनेजर होता है, उसके नीचे फिर जैसे मैनेजर पब्लिक अफेयर्स होता है, पब्लिक रिलेशन, उसके बाद में मैनेजर बैंक्स की जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो लोन मैनेजर सेपरेट होता है। लोन मैनेजर में भी आजकल हो गया पर्सनल लोन का एक डिपार्टमेंट ही अलग है, बिजनेस या कमर्शियल लोन का डिपार्टमेंट अलग है, या फिर आप बात कर लो कि हाउसिंग लोन का डिपार्टमेंट अलग है तो उसका स्पेसिफिक मैनेजर है, या अगर मैनेजर एक है सपोज तो इनको बनेगा इंचार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ऑल दिस थिंग्स, सो दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। अब डेलीगेशन में क्या है, देखो असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रांट ऑफ अथॉरिटी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी मस्ट फ्लो इन पैरेलल। ये दोनों पैरेलल ही फ्लो होना चाहिए। अगर आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो और अथॉरिटी नहीं देते हो तो आपके डेलीगेशन का कोई मतलब ही नहीं है। देखो एक कॉमन सा एग्जांपल है, पुलिस जब जाती है मौके पर, सपोज कहीं पे कुछ लोग मोर्चा लेके निकले तो पुलिस वहाँ पर पहुँची है, तो उनको अथॉरिटी नहीं है कि ठीक है आप सिर्फ वहाँ पर जाओ उनको रोको, लेकिन अगर वो लोग नहीं मान रहे तो उनको लाठी चार्ज करना है, सारी बातें करना है, तो उनको उनके हिसाब से उस वक्त क्या डिसीजन लेना है ये अथॉरिटी देना पड़ेगा। सो दैट इज़ द थिंग। और अगर परफेक्ट रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ये प्रॉपरली आपने पर्टिकुलर पर्सन्स को दिए तो सारी चीज़ें जगह पर अपने आप ही आ जाती है। देखो एक मूवी थी, उसमें एक डायलॉग था, नाइस मूवी, देयर वॉज सम, इट वॉज बेस्ड ऑन पुलिस डिपार्टमेंट। उसमें किया था ऐसा कि एक डायलॉग था कि अगर सरकार इजाज़त दे और पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे तो शहर में किसी की मजाल नहीं कि वो किसी बच्चे के हाथ से खिलौना तक छीन ले, बाकी तो बातें सब दूर रही। सो दैट इज़ द थिंग कि अगर आप प्रॉपर किसी को प्रॉपर पर्सन को लोकेट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी देते हो देन ऑल थिंग्स बी इन फाइन, सब कुछ बढ़िया ही चलेगा। तो इसलिए इसमें डेलीगेशन के एलिमेंट्स में क्या था, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस ग्रांट ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। This part, that means you have to delegate but you must find a proper person to delegate, and along with responsibility you have to give the authority।
और अकाउंटेबिलिटी मतलब कि फिर जब आप इसको सब कुछ देंगे तो आप उसको जाके पूछ सकते हो कि ओके आई हैव गिवन यू दिस थिंग्स, सो आपने इस पर क्या क्या किया था. दीज आर द पार्ट्स. नाउ एडवांटेज. इट इज़ बट ऑब्वियस कि देर आर सम नेचुरल लिमिटेशंस फॉर ह्यूमन बीइंग, तो इसलिए हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किया. अब इसमें स्पेशलाइज सर्विसेज ऑन अकाउंट ऑफ डेलीगेशन और सिक्योर्ड, और इसमें क्या होता है, आप डेलीगेट करते हो किसी को तो वो डिसीजंस लेता है टाइम पर, उसको जितनी ऑथोरिटी दे यूज़ करता है, तो वो ग्रो होता है पर्सन, तो वो आगे चल के मैनेजरियल लोन्स में आ सकता है. धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा तो उसके प्रमोशन के चांसेस बढ़ते, उसका विजडम बढ़ता, उसका विट बढ़ता. सो दिज आर द थिंग्स. तो आपके सबॉर्डिनेट्स भी आगे आ सकते हैं. दिस इज अ गुड सिस्टम. हमेशा सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके सबॉर्डिनेट्स है यू मस्ट सपोर्ट देम सो मच कि आप उनको ऊपर लिफ्ट करो, ना कि ऐसे सिस्टम दैट समवन इज गोइंग इन फ्रंट सो यू शुड होल्ड हिज लेग बैक. किसी की टांग खींचने वाली नहीं, लोगों को सपोर्ट करने वाली सिस्टम्स होना चाहिए. इसलिए डेलीगेशंस में सारी बातें आती है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये भी डेलीगेशन ही है, लेकिन डेलीगेशन प्रॉपरली हो उसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन. जैसे सारी जो अथॉरिटी है वो सेंटर के पास ना होते, अपनी सिंपल अपनी गवर्नमेंट है तो कुछ डिसीजन सेंटर देगी, बाकी उसको इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना, और कई सारी अथॉरिटीज़ राज्य सरकारों को दी है. सो दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वर्क विदाउट डूइंग दिस थिंग्स. जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट कंट्रोल is necessary for in the organization is large and complex, management cannot centrally control all information necessary for decisions. So the practical solution is divide organization into semi autonomous decisions. Thus we have decentralized organization. Decentralized is closely related to delegation. Delegation को ही हम एक बोल सकते हैं कि अगर वो सही तरीके से सिस्टमेटिकली डेलीगेट किया तो दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन. जैसे हमने देखा था लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, वन मैन अथॉरिटी है, तो उसमें डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन के इतना ज़्यादा स्कोप में, सबकी एक लिमिटेड अथॉरिटी है. लेकिन जब आप बात करोगे लाइन एंड स्टाफ की तो वहाँ पे उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला है डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के लिए कि ओके आप लोग बता सकते हो उन पर्टिकुलर मैनेजर्स को, लेकिन फिर भी वो अपने डिसीजन से लेगा. बट जब आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो फिर सबकी अपनी अपनी डिपार्टमेंट है तो सबको अथॉरिटी देनी ही पड़ेगी. बिकॉज हर बार अगर सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ वर्क है सो यू आर नॉट गोइंग ऑलवेज टू रिपोर्ट टू द मेन मैनेजर और टू द CEO. द प्रॉब्लम हैव टू बी सॉल्व एट दैट लेवल itself. And what does this manager do? They can promote them, they can reward them, they can have certain kind of punishments. So they have certain authority over their people, over the men, over the machinery, over the resources they are using. So that is what it is, delegation. And because it is not at one place, the company is located at various geographical locations or various different parts, or there are different departments, so it is not possible for you to be there all the times. So and it is not possible to keep all the control at the center, so you have to delegate. Now when you delegate it systematically, that is also called as decentralization. Delegation मतलब सिर्फ authority देना, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सिस्टमेटिकली अथॉरिटी डेलीगेट करना ताकि हर लोअर लेवल तक वो पहुँचे. बट उसके लिए कुछ रूल्स है, जैसे आपको कुछ कॉमन पॉलिसीज़ होना चाहिए. जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इसके एडवांटेजेस क्या आए थे कि यहाँ पर क्विक डिसीजंस आपको मिलेगा, इफेक्टिव कंट्रोल होगा, मोटिवेट होंगे लोग. सबसे मैंने डिसीजंस आपको बहुत फटाफट मिलेंगे. अगर आपको हर बार अथॉरिटी को पूछने जाना है कि सर ये प्रोडक्शन तो अभी तो ये स्टॉक इतना ख़त्म हो गया सपोज, फिर आपको डिलीवरी डेट है तो आपको पता है कि ठीक है अभी आप दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, ये लाइन अगर बंद है तो ये लाइन पे काम करो, इतने वर्कर्स यहाँ पर कम पड़ रहे हैं तो यहाँ से ये ले लो, ये डिपार्टमेंट में ऐसा है, तो ऐसी अथॉरिटी होना चाहिए. इससे क्या होगा कि डिसीजंस क्विक हो गए, सबका लोड कम होगा और पर्सनल सबकी स्किल्स इंप्रूव होंगे, इससे लोग मोटिवेट होते हैं. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया और आप डिसीजंस के लिए आए किसी पर्टिकुलर पर्सन के सर क्या करना, और आपको हर बार बोले कि नहीं उनके पास जाओ उनके पास जाओ उनके पास जाओ, तो आपका फाइनली है कि ही हैज़ नो सॉल्यूशंस. बट वही आपको हर बार वहीं पे डिसीजंस मिलते रहे तो देन यू विल गो टू इट, यू विल अडेप्ट द सिस्टम, और आपका उससे मोटिवेशन बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा कि यू हैव सर्टन प्रॉब्लम, इट इज़ सॉल्व, और उसी लेवल पे, ना कि मैं आपको चक्कर दूँ कि आप इससे मिल लो उससे मिल लो, वैसा कर लो ऐसा कर लो, जितना मैक्स होता उतना कर दिया. हाउएवर सर्टन थिंग्स दे आर एट सेंट्रल ओनली. कुछ चीज़ें ऐसे रहेंगी जैसे हमने बैंक में देखा कि आप अगर 50,000 रुपये तक निकालते हो आपको वैसे ही दे देगा, बट उसके बाद में फिर आपको अगर 10 लाख निकालना है तो फिर आपको मैनेजर की परमिशन लेना है, या उससे ज़्यादा है तो आपको उनको इन्फॉर्म करना है. सो दैट इज़ द थिंग. अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के. रिडक्शन इन बर्डन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, क्विक डिसीजन, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, इम्प्रूवमेंट ऑफ मोटिवेशन, इफेक्टिव कंट्रोल एंड सुपरविजन.
और हमने यहाँ पे देखे थे, और किस फैक्टर्स पे डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड रहता। कॉस्टलीनेस ऑफ डिसीजन, जैसे कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि जिससे बहुत ज़्यादा फायदा या नुकसान हो सकता है, तो वो डिसीजन सेंटर के पास ही रहने देना पड़ेगा। कि जैसे अगर कोई भी एक नया हमको बिजनेस टोटली डाइवर्सिफाई करना है, तो मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अथॉरिटी तो पूरे मतलब उनको, लेकिन ये अथॉरिटी नहीं है कि आप टोटली अल्टुगेदर नया प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर अपने आप शुरू कर दो। नो, दैट हैज़ टू बी कम फ्रॉम द अपर लेवल और द टॉप लेवल मैनेजमेंट और द सेंट्रल बॉडी। और यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए सब जगह पर। नहीं तो एक ऐसा है कि एक डिपार्टमेंट में आप ऐसा कि काम रोक दो क्योंकि आपको अथॉरिटी है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको वर्क इतने पर्टिकुलर पीरियड में देना है तो आप काम कितने देर तक रोक सकते हो। अगर आपके वर्कर्स नहीं अवेलेबल तो आप क्या करोगे, कैसे मूव करोगे। तो हर डिपार्टमेंट के लिए एक यूनिफॉर्म जहाँ तक हो सकता है एक पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि आप ये पीरियड में ये डिसीजंस ले सको। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उतना डिसेंट्रलाइज आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन सेंट्रलाइजेशन का एक फ़ायदा ये रहता है कि जो भी आता ऑर्डर सीधे ऊपर से आता एक जगह से, तो किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा होगा, सपोज एक कंपनी है, उसमें दो अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, और दोनों प्रोडक्शन मैनेजर को डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो उनको कुछ ना कुछ अथॉरिटी आई है, डेलीगेशन हुआ है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। दे आर डूइंग वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क, बट दे गॉट अ सेम प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम है कि मशीन्स, वहाँ पर कुछ मशीन्स खराब हो गई, तो उन वर्कर्स को एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन मैनेजर ने घर पर भेज दिया। दूसरे दिन भी मशीन ठीक नहीं हुई तो दे आर रेस्टिंग एट देयर होम। अब दे आर रेस्टिंग एट देयर होम बिकॉज द मशीन्स आर नॉट ओके, देयर आर सर्टेन इशू इन द इंडस्ट्री, सो यू हैव टू पे देम, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, बिकॉज दे आर रेडी टू वर्क। दूसरे प्रोडक्शन मैनेजर ने किया कि उनको किसी और काम में लगाया, उनको पूरा यूटिलाइज करवाया, उनकी एक छोटी सी ट्रेनिंग करवा दी उस पीरियड में। तो ऐसी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए ना, ताकि आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले सके। तो सेंट्रलाइजेशन अगर रहता था तो वो क्या था, एक स्पेसिफिक ऑर्डर रहता था कि नहीं अगर ऐसा होगा तो ये करना, ऐसा होगा तो ये करना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कई बार डेली डिसेंट्रलाइजेशन लॉस भी हो सकता। तो इसलिए ऐसा होता है, आपको यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए। कैपेबल मैनेजर, जो पर्सन प्रॉपरली डिसीजंस ले सके। कंट्रोल टेक्निक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर सीईओ है तो अब सब उससे मिलने से डरेंगे कि नहीं सीईओ को आपको रिपोर्ट करना है। लेकिन अगर आपको आपके मैनेजर को रिपोर्ट करना है तो आप उसको ग्राउंड लेवल के बहुत सारे इश्यूज बता सकते हो, जो इशू आप सीईओ को नहीं बता पाओगे। तो इसलिए कंट्रोल की टेक्निक होनी चाहिए। कंट्रोल, इट इज़ अ वेरी बिग वर्ड। तो इसीलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमने देखा था स्टाफिंग में, रिक्रूट द राइट पर्सन एट राइट प्लेस। एक सही जगह के लिए सही बंदा, एक सही एटीट्यूड वाले लोग मिले ना, तो सब काम प्रॉपरली ऑटोमेटिक चलते थे। लोगों को उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही से समझ गए, ऑथोरिटीज समझ गई, तो प्रॉपरली वर्क होता। और ऐसे कई सारी टेक्निक्स है जिसपे जापान हैज़ वर्कड लॉट ऑफ इट। वो आगे हम लोग देखेंगे, कोई अगर हमारा यूनिट होगा तो क्वालिटी का, कि क्वालिटी की जितने भी सारी चीज़ें थे दे मेजर बेसिकली ओरिएंटेड फ्रॉम जापान। सम जोसेफ एच जुरान, JW जुरान, हम समवन नेम जुरान, उन्होंने क्वालिटी पॉलिसी बनाई थी। तो व्हाट दे हैव डन, राइट पर्सन एट राइट प्लेस एंड दे हैव डिफाइंड राइट पॉलिसीज, तो उससे उनका काम नहीं रुकता। तो फिर काइजेन, सिक्स सिग्मा एंड देयर सम नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज दे हैव इवॉल्व्ड। दैन डायनेमिक कंडीशंस। डायनेमिक कंडीशंस मतलब ये होता कि सडनली कुछ हो गया, अगर रात में मशीन्स पे काम कर और ब्रेक डाउन हो गया, तो व्हाट मस्ट यू मस्ट डू, आपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको डिसीजंस वहाँ पर लेना ही है। अगले सुबह प्रोडक्ट डिलीवर करना है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, तो व्हाट यू विल डू, कम्युनिकेट टू द क्लाइंट, यू विल हॉल्ट द प्रोडक्शन, यू विल इन्फॉर्म योर हायर मैनेजर, और यू विल ट्राई टू गेट इट फ्रॉम सम अनदर पर्सन, किसी और कंपनी से आप बुलाओगे। सो दिज आर द थिंग्स। तो आपको डायनेमिक डिसीजंस लेना है, तो इसलिए आपको कैपेबल मैनेजर्स होना, ताकि आपको टाइम पे डिसीजन लेना पड़ सकते हैं। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड बाय एंड मोस्ट इट इज़ रिक्वायर्ड, दो इट मे हैव सम डिसएडवांटेजेस, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के बगैर आप चल नहीं सकते। सो डेलीगेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज अ प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। डेलीगेशन लेकिन एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में। It may bring inconsistencies in the organization, increases administrative expenses, create problem in coordination. Limitations, inconsistency, जो जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही सिचुएशन के लिए दो अलग लोगों ने अलग अलग डिसीजन लिए, और वो बोलेंगे यस सर मुझे तो आपने बोला था ना कि आपको जो सही लगा वो करो, तो मैंने कर लिया। तो यू कैनॉट से देम कि ओके नो यू हैव डन दिस थिंग रॉन्ग, नो, बिकॉज व्हाट यू हैव सेड इट इज़ एट इज डिस्क्रिशन। जैसे हमने बोलते ना कि भाई मुझे जो सही लगता वो टाइम पे मैंने डिसीजन लिया तो मैंने वो किया, उन्हें जो सही लगता तो उन्होंने किया, अब आपने स्पेसिफिक लिख के तो दिया नहीं है। सेकेंड, इट इंक्रीजेज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब क्योंकि ऐसा है कि फिर आप इन लोगों को आगे आगे लेके आओगे डिसेंट्रलाइजेशन, तो जो सुविधा आपको यहाँ देना था वो सुविधा वहाँ पे भी प्रोवाइड करने पड़ेंगी।
नहीं तो पहले ऐसा होता था कि ठीक है ओके, एक ही जगह पर मीटिंग्स होती, एक ही जगह पर कॉन्फ्रेंस होती, एक ही जगह से रिपोर्टिंग होता, लेकिन आपको हर जगह पे हर चीज़ होना चाहिए। इट मे क्रिएट प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। इट इज़ पॉसिबल कि दो लोगों को टास्क दिया, अब 4 टास्क है जो 4 दिन में कंप्लीट करना है, ABCD, तो कोई सी पहले करेगा, कोई बी पहले करेगा, तब ये बोलेंगे सर आपका सी नहीं हुआ, और एक दूसरे से डिपेंडेंट है, तो कोऑर्डिनेशन का इशू हो सकता है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन करते तो आपको जो वर्ड आपने यूज़ किया है डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज़ सिस्टमेटिक ऑर्डरली डेलीगेशन, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डेलीगेशन। अब यह लीडरशिप, हमको सभी को पता है लीडरशिप मतलब क्या होता है। मैं एक ही नाम लूँगा और उसके बाद में कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं बचती। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, द ग्रेट लीडर्स, द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ ऑल द टाइम्स, जिसके लिए उनके जो मावड़े थे उनके लिए बिना सोचे समझे एक आँख मूंद कर एक पैर पर तैयार टू गिव एवरीथिंग, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए। सो दैट इज लीडरशिप। तो जो एक पर्टिकुलर पर्सन आगे जाता है, जो विजनरी है, जिसमें गट्स है, जो आगे का देख सकता है, जो सबका भला चाहता है, जो आगे बढ़ता है और लोगों के लिए वर्क करता है, डिसीजन लेता है, सबका ख्याल करता है, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ स्ट्रांग, और जो लोगों को अच्छी तरह से मैनेज करता है, उनको समझता है, एंड ही इज़ हैविंग सर्टन बेसिक, सर्टन वैल्यूज, सर्टन फिलोसॉफीज। सो ये होगी सब लीडरशिप। तो ये जिसमें सारी क्वालिटीज़ है वो कहलाता है लीडर, और ये प्रोसेस को जो कोई भी करता है दैट इज़ लीडरशिप। It may be defined as the process of directing a group in a particular situation at a given point of time. Ability to persuade others to seek defined objectives enthusiastically. To inspire, to build confidence and trust so that there is maximum cooperation from the employees within the control of a manager. लीडरशिप का एक बेसिक ये होता है कि आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि व्हाट आर योर असेट्स। Now I'll tell you here is the basic principle. There are so many workshops being done for the managers to how to become a good manager, how to become a good leader, how to become a good thing. So for what you have to do, you have to become a good person. That is the underlying philosophy. I have read so many books about all these things. The bestseller authority, that is how to win friends, influence people. Then there are a number of things. I do not want to market them here, but I'm telling you the basic concept is that you have to understand with whom you are dealing. You are dealing with people, and people are emotional ones. They have their emotions, they have their desires, they have their limitations, they have their weakness, and they have their strengths. So you have to understand them, how to get the best out of it. एक कहावत है कि तमीज़ से बात करो, इज्जत मुफ्त मिलेगी। तो इट इज सेड कि इफ़ यू ट्रीट पीपल इन अ पर्टिकुलर वे, इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर वे, यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग यू वांट ऑफ इट। दूसरी एक कहावत है कि विन अदर्स हार्ट्स एंड यू विल इजीली रीच देयर पर्सेस। कि आप लोगों के दिल जीत लो तो उनके पॉकेट पर अपने आप आपका इख्तियार हो जाएगा। सो दैट इज़ द थिंग। तो ये सब लीडरशिप की क्वालिटीज़ है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर डीलिंग विद द पीपल, और जब आप लोगों से डील करते हो तो आप सबसे पहले ये सोचो कि वो सिचुएशन में अगर आप हो, जैसे आपके पास कोई बंदा आता है, तो व्हाट यू विल एक्सपेक्ट कि आप उस, जैसे आप किसी के पास जाते हो कुछ काम के लिए, तो आप ये सोचो कि ठीक है अगर मैं जाता था तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता था। तो ऐसे सोचो कि सामने वाला पर्सन है, व्हाट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। आई एम नॉट सेइंग यू टू गो बियॉन्ड द रूल्स, टू ब्रेक द रूल्स, टू डू फेवर, टू बी टू मच पोलाइट, टू डू नॉट टेक हार्श एक्शन, नो, नॉट लाइक दैट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड समवन, और ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। I'll tell you one thing कि basically ऐसा it is said that the majority of people leave their job in the earliest 6 months or 1 year because they are not properly introduced to their job and the environment. उनको जॉब से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, मतलब उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता किस तरह से काम करना है और किस एनवायरनमेंट में काम करना है, उसको फिट ही नहीं हो पाते। वो अकेले पड़ जाते, कुछ डिफरेंट हो जाते, लोगों में मैच नहीं कर पाते, या लेवल नहीं मिला पाते, या वो लोग उनको आने नहीं देते। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ लीडर। There is one concept called as buddy concept in the corporate industries. In majority industries they follow what they do कि when you join the industry you have been given a buddy। जैसे अपन बोलते हैं ना कि आज ये मेरा दोस्त है सर, तो जो आपका नया दोस्त आता कॉलेज में, आप फिर उसको सब बताते हो कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन कि ओके यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये इट इज़, ये सर ऐसे है, वो वैसे है, ये फंक्शन ऐसा होता। तो यही जो चीज़ है, तो इसी को बोलते हैं एक बड़ी कंसेप्ट इंडस्ट्री में होता है। तो उससे क्या होता है, वो आपको सभी से फैमिलियर कराता है, क्योंकि बिकॉज वैन यू फील बिलोंगिंगनेस, वैन यू फील वन ऑफ देम, एंड वैन यू फील यू आर बीइंग ट्रीटेड इक्वली एंड यू आर बीइंग ट्रीटेड प्रॉपरली, देन यू विल बी देयर। सो दैट इज व्हाट ऑल लीडरशिप इज अबाउट। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स, वैसे तो काफ़ी सारे, बट मेजर यू कैन क्लासीफाई इन दिस 4 टाइप्स, 5 टाइप्स। ऑथोरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लाइसेंस फेयर और फ्री रेन लीडरशिप,
पैटर्नलिस्टिक, जॉब सेंटर्ड एंड एम्प्लॉय सेंटर्ड। तो जो सबसे पहला पार्ट है ऑथोरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक, ये बेसिकली लाइन ऑर्गेनाइजेशन देखा उसमें थी कि एक ही पर्सन ओनर रहेगा, वो स्पष्ट आपको गाइडलाइन देगा, ऐसा 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 करना और ये मार्ग पे आपको चलना है, बस दैट्स इट। जो बोल दिया फुल एंड फाइनल हो गया। तो इसका जो मैं आपको बताता हूँ, इसका जो देखिए यहाँ पे वी हैव रिटन समथिंग अबाउट इट। इट इज़ ओल्ड फैशन, लीडर मेक्स ऑल डिसीजन एंड डिमांड्स ओबीडियंस फ्रॉम पीपल he supervises. All policies are determined by the leader without consulting the subordinates. Leader dictates the subordinate. It's negative as subordinates remain uninformed. They feel insecure. This leadership succeeds where subordinates do not want to take initiative. इसका एक ही एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हिटलर, किम योंग एंड बेनिटो मुसोलिनी, ये ऐसे लोग थे जैसे अपन आज भी बोलते हैं ना कि अरे पूरा हिटलर है, वो पूरी हिटलर चाहिए, मतलब उसने जो बोल दिया वैसे ही आपको फॉलो करना है। तो अगर आपको ऐसा कहाँ पर सक्सेसफुल होता है कि जहाँ पे सबऑर्डिनेट ये चाहते कि हमको हमारा दिमाग ही नहीं लगाना है, आप बताओ क्या करना है, बस हम उतना करके देते, वॉट एवर इट इज़, वी डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट। और यहाँ पर जो ऐसे लोग नहीं रहते, जनरली लोग, हर लोग ऐसे नहीं होते, मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे वांट टू टेक इनिशिएटिव, दे हैव देयर ओन आइडियाज, दे हैव देयर ओन वेज ऑफ वर्किंग दैट आर गुड वंस, सो दे मस्ट बी एक्सेप्टेड, दे मस्ट बी हेयर्ड अपॉन। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक डिसीजन बताएंगे आपको फॉलो करना है, तो यहाँ पे लोग को इनसिक्योर लगता है कि एक तरह का गुलामी टाइप लगता है कि ये बोला ये करना है। सो दैट इज़ द पार्ट ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। ये इसको ऑटोक्रेटिक भी बोलते हैं, और जनरली ये जहाँ पर है वहाँ पर समझ लो कि ह्यूमंस की कोई वैल्यू ही नहीं है, इट डज नॉट टेक प्लेस। अब आप बोलोगे कि सर हिटलर ने तो उसके साथ पूरी फौज थी, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। व्हेन यू गो फॉर द हिस्ट्री ऑफ हिटलर, उसके एक डिज़ायर ने, उसके एक एम्बिशन ने, कई सारे लोगों ने उसके लिए अपनी जान दी है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा इतिहास है, गवाह है। जैसे किम जोंग है, वो अपना तानाशाह कहलाता है। तो ये इन लोगों से क्या है, डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन ये हुआ है, दुनिया ने देखा हुआ है। सो दैट इज़ द पार्ट। ये होता ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी एंड किम जोंग, जोंग लिखा है शायद, योंग है। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो इंडिया में होता है डेमोक्रेटिक कंसेप्ट कि हमारे सब एक पार्लियामेंट है, वहाँ पर सब लोग बैठ कर डिसीजंस लेते, हमारा पार्लियामेंट है, उसके बाद में हमारी विधानसभा है, विधान भवन है, राज्यसभा है, लोकसभा है। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के डिसीजन लेंगे और प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग होने के बाद में सभी को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, इससे सभी का मॉरल बढ़ेगा। तो ये इंडस्ट्री में होता है। जैसे हमने देखा था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया कि सभी मैनेजर्स बैठे साथ में मिलकर, फिर उन्होंने डिसीजन बनाया कि हम ऐसा प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे ही सभी मैनेजर्स साथ में बैठे और फिर उन्होंने डिसीजन बनाया कि आप मार्केटिंग पॉलिसी ऐसी इंप्लीमेंट करोगे। सो दिस आर द थिंग्स। तो ये होता है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। ये जो एग्जाम्पल है जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी है, इंडिया एंड अमेरिका। अब ये जो लीडरशिप है, लेसिस फेयर एंड फ्री रेन, इसमें मैं आपको बता दें इसमें क्या होता है, नियर अबाउट वारन बफेट, स्टीव जॉब्स एंड जॉन एफ कैनेडी। अब ये ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा फ्री हैंड दिया कि ठीक है, आपको एक टास्क दिया, आप उसको आपके हिसाब से देखो, इम्प्लीमेंट करो, ये करो वो करो। स्टीव जॉब्स तो आपको सभी पता है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, आपने नाम सुना होगा, आईफोन, आई टैबलेट्स, आईपैड से सारी चीज़ें। वारेन बफेट एक ऐसी कंपनी के ओनर थे जो बहुत सारा उनका वर्थ था, इन वन ऑफ द 4 रिचेस्ट पर्सनस ऑफ द वर्ल्ड। जॉन एफ कैनेडी, ही वॉज द 35th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, 34th और 35th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो इनके राज्य में क्या हुआ कि लोगों को बहुत फ्री हैंड मिला, तो इसलिए उसको बोलते हैं लाइसेंस फेयर और फ्री रेन। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा अचीव किया, और इनकी जो कुछ भी अचीवमेंट है वो उनके हिसाब से है। दिस टाइप डज नॉट डायरेक्ट बट लीव्स द एम्प्लॉयज टू देमसेल्व्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो अप्रूव्ड ओवर टू द ग्रुप। Managers' contributions become negligible. Educated and sincere subordinates perform well with their utmost responsibility. अब ये जैसे सपोज इसमें क्या होगा कि आपको वो बहुत प्रॉपर सोच समझ के पर्सन्स रिक्रूट करते हैं, और फिर उनको रिक्रूट किया तो बता दी क्योंकि उनके आपने वो मूवीज़ देखेंगे और जॉब्स स्टीव जॉब्स के ऊपर बेस्ड थी। तो व्हाट हैपन्स शोज इन दैट मूवीज कि उनका जॉब छूट जाता बट उनको वापस बुलाया जाता। तो वापस बुलाने के बाद वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोलता, यू डू जस्ट वन एनी क्रिएटिव थिंग टुडे। आप कुछ भी काम मत करो, लेकिन कुछ एक ऐसा क्रिएटिव बनाओ जो बहुत बढ़िया हो। तो लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, और इसी तरह से फिर कई सारे उनके प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत बढ़िया पार्ट है, लाइसेंस फेयर और फ्री रेन। लेकिन अगर यहाँ पर एक इम्प्रॉपर पर्सन आ गया तो वो अपनी इनिशिएटिव, अपनी आइडियाज़ यूज़ करके इंडस्ट्री को बर्बाद भी कर सकता है, या फिर पूरे रिसोर्सेज वेस्ट भी कर सकता है। सो दैट इज़ अ ड्रॉबैक एसोसिएटेड विद इट। हाउएवर दिस इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ लीडरशिप। Responsibility, then manager's contribution becomes negligible. Educated
and sincere subordinates perform well. The examples are Warren Buffett, Steve Jobs, John F. Kennedy. फिर उसके बाद में आता है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप. अब ये पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप मतलब कैसा है? पैटर्नल मतलब होता है पैतृक. पैतृक मतलब जो पिता से आया हुआ है. तो इसमें जो आपका लीडर है आप उसको अपने पिता की तरह, गुरु की तरह एक आदर से मानते हैं. जैसे गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध जब वो गए थे तो प्रिंस सिद्धार्थ गए थे, उनको निर्वाण अटेंड किया, तो ही केम बैक एज गौतम बुद्ध. उनके काफ़ी सारे डिसिपल्स हैं, तो वो उनको जो डिसिपल्स फॉलो करते तो वो एक तरह के लीडर हो गए. तो उनको विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, उनका पूरा रेपुटेशन, उनको एक अच्छा दर्जा देकर वो उनको फॉलो करते, तो वो उनको अपना सर्वस्व मानकर फॉलो करते. तो इस तरह का जो लीडरशिप का उसको बोलते हैं पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप, एक वो फादरली फिगर की तरह. तो इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि कई मैनेजर्स ऐसे होते हैं कि उनके लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हो एम्प्लॉयज़. जैसे शिवाजी महाराज के लिए उनके मॉडे कभी भी तैयार थे. वॉट एवर यू से, वेन एवर से, दे आर देयर टू गिव देयर बेस्ट. तो क्योंकि एक फादरली फिगर, एक एल्डरली फिगर, अ पर्सन ऑफ प्रिंसिपल्स वो मानते हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अब इंडस्ट्री में क्या हर जगह पे फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता, बट देयर आर फ्यू पीपल. ऐसा होता ना कि सर आपकी टीम में आई विल डू दिस. जैसे हमारे आपस में रिलेशन होते हैं कि सर आई विल डू दिस फॉर हिम, आई विल डू दिस फॉर हर, बट नॉट फॉर एवरी वन. सो दैट इज द थिंग. इट मेंटेन्स फादरली एटीट्यूड टू मेक बेटर relationships between manager and employees. All works together as family. More efforts are to be provided to make the employees happy so that they can give their best. So that is paternalistic leadership. Examples: Jack Ma. Again, Jack Ma, he is the founder of Alibaba. अलीबाबा मतलब एक ई कॉमर्स की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, उससे सबसे ज़्यादा जो ई कॉमर्स का बिजनेस होता है अलीबाबा का होता है. और अलीबाबा मतलब उसके 2-3 और है. तो उन्होंने भी क्या किया था, उनको जो लोगों पे उन्होंने ट्रस्ट दिखाया था, तो लोगों ने उनको इतना फॉलो किया कि उनके हिसाब से लोगों ने वर्क करके बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में बहुत कुछ बनाया. सो जैक मा, गौतम बुद्ध. एंड देन लास्ट पार्ट इज जॉब सेंटर्ड एंड एम्प्लॉय सेंटर्ड. अब ये कैसा है, थोड़ा सा मिक्स्ड है कि इसमें दो टाइप से रहेंगे. कि जो लोग देखेंगे एम्प्लॉय सेंटर्ड मतलब जैसे HR डिपार्टमेंट, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ का बेटरमेंट किस में है, तो वो सारी पॉलिसीज़ लाएगा और वो फॉलो करेंगे, तो वो हो गया एम्प्लॉय सेंटर्ड. जॉब सेंटर्ड मतलब कि आपका जॉब और बेहतर कैसे बन सकता, और अच्छी क्वालिटी कैसे बन सकती. दो कंसेप्ट है कि अगर आप लोगों को और बेहतर बनाओ तो प्रोडक्ट को और बेहतर बनाएंगे, और दूसरा कंसेप्ट है कि आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को ही बेहतर बनाओ तो आपका वैसे काम अचीव हो जाएगा. बोथ आर करेक्ट एट देयर प्लेस. देयर हैज़ टू बी अ पर्टिकुलर बैलेंस बिटवीन ऑल दोज थिंग्स. क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा फ्री हैंड दोगे, ज़रूरत से ज़्यादा फ्री रहोगे, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की केयर करोगे, तो उसमें भी आपको लॉस है. और आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को निगलेक्ट करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की केयर नहीं करोगे, उनको अथॉरिटीज नहीं दोगे, ऐसा प्रोसेस से बाहर रखोगे, तो उसमें भी लॉस है. सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिपेंडिंग अपॉन योर रिसोर्सेज, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू हैव रिक्रूटेड, यू हैव टू टेक ऑल दिस डिसीजंस. इसमें बोलते हैं वो कि रेंसिस लैकार्ट हैज़ डिवाइडेड द सुपरवाइजर्स इनटू टू टाइप्स, एम्प्लॉय सेंटर्ड एंड जॉब सेंटर्ड. एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरवाइजर्स लुक after human relations and provide the enterprise with a working group with high productivity, and job centered supervisor looks after performance of each task according to the prescribed standards, methods, rates and times. तो ये डिफरेंट टाइप्स थे लीडरशिप्स के जो हमने देखे थे. सो दीज आर द डिफरेंट. अब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता, ये सब मिक्स चलता है. जैसे एक जैसा नहीं होगा कि ये सिर्फ लेसिस फेयर है, कहीं भी आपको थोड़ा फ्री हैंड दिया जाता है, कहीं भी आपको रोक लिया जाता है, तो एक मिक्स टाइप का पार्ट चलता है. बट जनरली द ऑर्गेनाइजेशन विच केयर्स फॉर द एम्प्लॉयज़, जैसे वो उनका इंश्योरेंस करते हैं, उनके मेडिकल पॉलिसीज़ निकालते हैं, उनके जो वर्कर्स है, जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके फैमिली को सिक्योर करते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज कर देते हैं, वहाँ पर कैंटीन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है, एंड देन यू आर बीइंग इन फ्री हॉलीडे पैकेजेस, बोनस एंड सर्टन गिफ्ट्स इन दिवाली. तो ये सारी चीज़ें ऐसी आजकल जो HR में आती, तो ये भी लीडरशिप के क्वालिटीज़ है, ये ट्रेड्स ही है. तो अगर कोई आपका इतना ख्याल रखेगा तो आप भी उसके लिए आपका बेस्ट देना चाहोगे. आई टेल यू वन थिंग. One survey said that 85% of the people in the world, they are in the business or in the work which do not they like, they do not prefer. 85% ये आंकड़ा है. तो मैं आपको एक खास चीज़ ये बताऊंगा कि आप जहाँ पर भी काम करोगे आगे जाके जो भी, उसको पूरा 100% दो आपका. और अगर आप 100% नहीं दे सकते तो उसको आप करो ही मत. अगर पॉसिबल नहीं है तो देन यू हैव टू कीप बैलेंस. जहाँ पे ऑप्शन नहीं है वहाँ पे तो ये चीज़ें है ही नहीं. लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस है तो देन गो फॉर द थिंग वेयर यू आर टू गिव योर बेस्ट. मतलब ऐसे ही काम करो जिसमें आप आपका पूरा बेस्ट देना चाहते हो. नहीं तो क्या होता कि आप ऐसा आदो कि नहीं, आपको पसंद नहीं था, फिर आपने कर लिया तो करके ठीक है, परफॉर्मेंस ऐसा वैसा आ गया, तो धीरे धीरे आप इससे डिटोरिएट होते चले जाओगे.
Well, this being a lecture of management, there are so many things I can tell you, but you have to respect time. बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक पर्टिकुलर, जैसे दो मेन कंस्टेंट है, एक है हमारा टाइम का कंस्टेंट एंड सेकंड द कंसेप्ट ऑफ द सिलेबस. सो वी हैव टू गो विथ इट, बट दिस इज सो फॉर सो गुड फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड. जो प्रोसेस पहले बताई वही आपको फॉलो करनी है. सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन, what do you mean by decentralization, and what are the different types of leadership styles. The first one was autocratic or authoritarian, the second one was laissez-faire or free rein leadership, then the next one was democratic leadership, then paternalistic leadership, and then job centered or employee centered. उसके different examples देखें. So what we'll do, we'll stop here, or as I said yesterday, try to be in maximum numbers in the गूगल मीट्स एंड ट्राई टू आस्क सम क्वेश्चंस. और आपको भी कहीं पे ऐसे लीडर्स ख्याल में आते हैं, ऐसे नाम ख्याल में आते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ख्याल में आते हैं, तो कीप इट प्रिपेयर, और फिर हम वो इसमें इन्फॉर्म करेंगे बाकी बच्चों को या उस पर डिस्कस करेंगे इन आवर गूगल मीट. ओके देन, चलो, थैंक यू वेरी मच क्लास, बाय, गुड डे, जय हिंद.